हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7th का साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पौधों में पोषण। तो हम लोग यहाँ पे पौधों में पोषण का आंसर क्वेश्चन नहीं करेंगे, हम लोग यहाँ पे पौधों में पोषण को अच्छे से समझेंगे। क्या क्या इसमें पढ़ने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, कौन कौन से सब टॉपिक हैं, तो इन सबों को अच्छे से हम लोग डिटेल से बात करेंगे। पहले तो हम लोग जानेंगे कि पोषण क्या होता है, पोषण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, पोषण होता क्या है, आखिर ये पोषण कार्य क्या करता है। तो चलो फटाफट से इन सारे प्रश्नों का उत्तर देखने के लिए यहाँ पे हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलते रहेगा। चलिए फटाफट से अब हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक में सबसे पहले जो हम लोग समझेंगे पोषण, पोषण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में न्यूट्रिशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जीवों द्वारा भोजन के रूप में पोषक तत्वों को ग्रहण करना तथा उन्हें विभिन्न शारीरिक कार्यों को करने योग्य बनाना पोषण कहलाता है। अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लो कोई इंसान भोजन क्यों करता है, खाना क्यों खाता है, भोजन खाने का पीछे क्या रीजन होता है। हम लोग भोजन में अच्छे अच्छे चीज भी लेते हैं, जैसे दाल पनीर, मतलब बहुत चीज लेते हैं, चावल लेते हैं, रोटी लेते हैं, सब्जी लेते हैं, अंडा मांस, जो भी चीजें, इन सभी चीजों को हम लोग अलग अलग तरीके से क्यों लेते हैं। तो इसके पीछे का जो रीजन है वो यह रीजन है कि हमारे शरीर में बहुत ऐसे कार्य हैं जिनको करने के लिए पावर चाहिए। पावर कहें तो ऊर्जा चाहिए, ठीक है ना। और ऊर्जा कहाँ से मिलेगा, तो भोजन से मिलेगा। और भोजन का दूसरा नाम क्या है, पोषण है। यदि आपको भोजन नहीं मिलता हो तो उसी चीज को आपने एक वर्ड सुना होगा, थोड़ा सा हम समझाते हैं, कुपोषण। सुना होगा कि कुपोषण का शिकार है। कुपोषण, पोषण में कु लग गया, इसका मतलब खराब। खराब खराब जब पोषण मिला तो बच्चे शिकार हो जाते हैं। ज्यादातर बच्चे में कुपोषण देखे जाते हैं। और भारत में आपको पता होगा कि बहुत सारे, यानी आंकड़ा देखा जाए तो बहुत से आंकड़ा में आपको दिखाया जाएगा कि बहुत से लोग यहाँ पे कुपोषण के शिकार हैं। तो कुपोषण पोषण यही होता है जिसके द्वारा हम लोग अपने भोजन को ग्रहण करें। भोजन ग्रहण करने के बाद उसमें जो पोषक तत्व है वो शरीर के जो कार्य हैं उनको करने के लिए क्या करें, योग बनाए। जैसे मान लो आपकी लंबाई कैसे बढ़ती है, आपकी मोटाई कैसे बढ़ती है, आपका दिमाग कैसे इंक्रीज करता है, इन सभी के पीछे पोषण ही होता है। अच्छा खान पान, अच्छा दिमाग, आपने सुना भी होगा। तो ये चीज पोषण कहलाता है। अब चलेंगे, हम लोग समझते हैं कि पोषक तत्व जो अभी हमने इसमें समझा, ये पोषक तत्व क्या होता है। तो फटाफट से इसको भी समझ लेते हैं। पोषक तत्व कहते हैं किसको हैं, तो कहते हैं कि भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज तथा विटामिन को पोषक तत्व कहते हैं। अब से पूछना नहीं कि सर पोषक तत्व किसे कहेंगे, किसी से भी मत पूछना। पोषक तत्व वह होता है जो हमारे भोजन में खनिज, विटामिन, प्रोटीन, वसा, इन सभी चीजों में उपस्थित होता है। इन सभी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं, पोषक तत्व कहते हैं। जैसे आपने तो सुना होगा कि दूध में प्रोटीन होता है, अंडा में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट चावल आलू वगैरह में मिल जाता है, विटामिन आपको लेने होते हैं, खट्टे पदार्थ में भी विटामिन मिलता है, यहाँ तक कि मिर्च में भी, मिर्च में जो हरा मिर्च होता है ना उसमें भी विटामिन होता है। तो इन सारी चीजों को हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। अब चलेंगे फटाफट से आगे समझते हैं कि पोषण के प्रकार, पोषण हैं कौन कौन, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर हम लोग जीवों में पोषण की बात करें तो जो सजीव हैं उनमें दो प्रकार के पोषण पाए जाते हैं। फर्स्ट जो पोषण पाया जाएगा वह स्वपोषण, और सेकेंड का नाम है परपोषण। अब अच्छे से समझते हैं कि स्वपोषण और परपोषण क्या होता है। तो सबसे पहले फर्स्ट स्वपोषण को लेकर के डैश करेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो कहता है ना कि इस प्रकार के पोषण जीव, इस प्रकार के जो पोषण होता है उसमें जीव कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, जैसे हरे पौधे। देखो, स्वपोषण वैसा पोषण होता है जिसमें जो जीव क्या करता है, कच्चे पदार्थ वातावरण से, जैसे कहने का मतलब हरे पौधे, यहाँ पे एग्जांपल में हमने लिया है, ये आपका स्वपोषण इसमें होता है। अब कैसे इसको समझते हैं थोड़ा सा। मान लो कि ये आपका पेड़ है, ठीक है ना, ये आपका पेड़ है और ये पेड़ क्या करता है, खाना बनाता है। पेड़ भी अपना खाना बनाता है, और किसके माध्यम से बनाता है, तो ये पत्तियों के माध्यम से बनाता है। अब बताओ, जैसे हम लोगों को खाना बनाने के लिए बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना,
इन्हें भी होती है। तो ये कहाँ से लाते हैं, ये कौन देता है इन्हें, तो ये वायुमंडल से, वातावरण से लेते हैं, जो प्रकृति का वातावरण उससे। जैसे इन्होंने सूर्य का प्रकाश लिया, वो भी वातावरण से, ठीक है ना। फिर उसके बाद इन्होंने जल लिया, जो वातावरण से लिया। फिर उसके बाद इनमें कुछ खास चीजें पाई जाती है, जैसे कि क्लोरोफिल वगैरह। तो ये सभी चीजों को स्वपोषण जो जीव होते हैं वो ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद अपना भोजन खुद बनाते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। क्या कहेंगे, स्वपोषण। तो आप लोग डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, वैसे जीव जो कच्चे पदार्थों को वातावरण से ग्रहण कर अपना भोजन संश्लेषित करते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषण कहते हैं। अब यहाँ पे स्वपोषण में आपको एक वर्ड देखने को मिलेगा, स्वपोषी, प्रकाश संश्लेषण। ये सब क्या होते हैं, तो चलिए हम लोग सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की बात कर लें। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों, कि जब हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं, हरे पेड़ पौधे अपना खुद का भोजन बनाते हैं, तो जो भोजन बनाने की प्रक्रिया है उसी को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। आप लोग लिखते चलोगे कि भोजन बनाने की जो प्रक्रिया है हरे पेड़ पौधे द्वारा, वही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। फिर इसमें और भी चीज आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि हरे पौधे अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये तो आपने समझा भी, क्योंकि उन्हें किसी चीज की जरूरत नहीं होती, जरूरत होती है तो वो खुद से वायुमंडल से या कह सकते हो वातावरण से वो ले लेता है। अपना भोजन वो स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वपोषी कहते हैं। तो एक और डेफिनेशन आपको यहाँ से निकल कर आया, स्वपोषी किसे कहेंगे, तो लिखेंगे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं करते हैं तथा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें हम लोग स्वपोषी कहते हैं। ठीक है ना, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, स्वपोषी कहेंगे। तो और स्वपोषी में आपको पता चल जाएगा हरे जो पेड़ पौधे होते हैं वो होते हैं। तो इस तरीके से हमने स्वपोषी को समझ लिया। अभी इसमें और बहुत सी चीजों को समझने हैं, जैसे पौधों में जब भोजन बनता है तो उसका उत्पादन कहाँ होता है, पत्तियों में होता है। और कौन से पत्तियों में होता है, हरे पत्तों में। याद रखेंगे, पेड़ पौधे में भोजन की प्रक्रिया कहाँ स्टार्ट होती है, तो हरे पत्तियों में। और इसलिए जो हरी पत्तियां होती हैं वे भोजन उत्पादन का कारखाना कही जाती हैं। क्या कहलाती हैं, भोजन उत्पादन का कारखाना। यानी कि हरे पत्तियों में ही भोजन बनता है, उत्पादन होता है, तो इसलिए इसे हम लोग भोजन उत्पादन का कारखाना कहते हैं। ठीक है ना। फिर इसमें आपको एक और चीज देखने को मिलेगा कि जो हरे पत्तियां होती है ना, इसमें एक प्रकार की क्या होती है, वर्णक पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं हरित लवक, या इसका सेकेंड नाम है क्लोरोप्लास्ट। याद रखेंगे, ये हरे पत्तियों में ही पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में जो हरे रंग का एक वर्णक होता है उसको हम लोग क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। एक इसमें स्थित रहेगा, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और इन्हीं के कारण पत्तियां हरी भी होती है। और इन्हीं के कारण सूर्य के उपस्थिति में, वायुमंडल की उपस्थिति में पेड़ पौधा अपना क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। तो उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट में क्या कहता है कि हरे पौधे सूर्य के प्रकाश में पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण के कार्बन डाइऑक्साइड से अपना भोजन, और ये भोजन के रूप में बच्चों याद रखना कार्बोहाइड्रेट बनाता है। भोजन के रूप में क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और इस प्रक्रिया में भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही बनता है, इसलिए इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। समझ में आ गया होगा प्रकाश संश्लेषण किसे कहेंगे, जब पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल द्वारा जल एवं वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। यानी इसे चाहिए क्या क्या, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में चाहिए क्या क्या, तो सबसे पहले सूर्य का प्रकाश चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद CO2 चाहिए, फिर उसके बाद क्या इसे चाहिए, तो जल चाहिए, H2O चाहिए। फिर उसके बाद इसे क्या चाहिए, तो उसके बाद इसे खनिज चाहिए। और इसमें तो क्या होता है, और पत्तियां में क्या होती है, तो क्लोरोफिल स्वतः पाई जाती है। ठीक है ना, क्लोरोफिल। तो इन सारी चीजों के द्वारा जब क्रिया करती है तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण। अब इसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए जो आवश्यक चीज होता है जल, ठीक है ना, जल ये कहाँ से ग्रहण करता है पेड़ पौधा, तो ये अपने जड़ों के माध्यम से मिट्टी से प्राप्त करता है। और
उसकी जो जल है वो अपने पत्तियों पेड़ पौधों की अनेक शाखाओं में भेज देता है ताकि वो वहां पे जाकर पानी की आवश्यकता को, जल की आवश्यकता को पूरा करे। ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट में कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को एक सूत्र द्वारा हम लोग दिखा सकते हैं, एक सिंपली सूत्र द्वारा बता सकते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है और इस तरीके से होता है। जैसे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड इसमें होता है तो इसको लिखेंगे CO2, ठीक है ना, CO2। फिर इसमें क्या चाहिए, इसे पानी चाहिए, तो पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। अब ये दोनों परस्पर अभिक्रिया करते हैं, किसके उपस्थिति में, सूरज के प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है ना। और साथ में क्लोरोफिल इसमें तो पाया ही जाता है पत्तियों में, ठीक है ना। तो इनकी उपस्थिति में ये अभिक्रिया करते हैं तो क्या बना देते हैं, तो यहाँ पे जो बनाते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिसका नाम है C6H12O6। और प्लस में अभिक्रिया किया, उत्पाद तो बनाया, लेकिन उसके बाद ये कुछ अवशेष भी बनाते हैं जिसको हम लोग ऑक्सीजन कहते हैं, ठीक है ना। और साथ में कुछ जल भी छोड़ देते हैं जिसको H2O कहते हैं। अब यहाँ पे हम लोग संतुलित नहीं है। देखो बच्चों, हम लोग क्लास 10th में रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की बात जरूर करेंगे, तो आप सभी चिंता नहीं करें। यहाँ पे हम आपको बता दें कि ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये आपका जल है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, जल है। और ये आपका कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, या इसका एक और नाम है, ध्यान रखेंगे, ग्लूकोज, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या बना रहा है, ऑक्सीजन गैस, या कह सकते हो हवा, जो हम लोग लेते हैं। और फिर से यहाँ पे क्या बना रहा है, जल, ठीक है ना। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया है और इसके द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बना लेते हैं। और खाना के रूप में क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और हम लोग को फ्री में छोड़ देते हैं, कौन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पे संतुलित करना है तो यहाँ पे आपको क्या लगाना होगा, 12। अब ये चीज को हम लोग अगले वीडियो में, कहने का मतलब हम लोग क्लास 10th में संतुलित समीकरण जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल से इसके बारे में बात करेंगे कि सर 6 क्यों लगा, ये 12 क्यों लगा, ठीक है ना। तो चलते हैं, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा प्रकाश संश्लेषण के लिए कि कौन सा सूत्र लिखने हैं, ठीक है ना। यहाँ पे हमने लिखा भी है, देखो यहाँ पे, इसको इरेज कर देते हैं। हमने यहाँ पे लिखा है, ये आपका अभिक्रिया है, ठीक है ना। आगे की ओर बढ़ते हैं तो कहता है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस उत्पाद के रूप में बाहर आता है। यानी हम लोगों को जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैस मिलता है वो ऑक्सीजन मिलता है, जो हम लोगों के द्वारा यूज किया जाता है। और हम लोगों के द्वारा जो बाहर छोड़ जाते हैं CO2, वो पेड़ पौधा यूज करते हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा क्योंकि बहुत डिटेल पढ़ा रहे हैं आपको। अब यहाँ पे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर, मतलब बाहर से वो खुद ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है। साथ में जो उससे निकलने वाली जल है, बाहर जो जल निकलती हैं, वो एक छिद्र के द्वारा निकलता है जिसको हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, स्टोमाटा क्या होता है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में पत्तियां कार्बन डाइऑक्साइड इसे ग्रहण करती है और ऑक्सीजन को बाहर निकाल देती है। और साथ में जल के जो कण होते हैं वो भी इससे बाहर आ जाती हैं, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं कण जल के, वो क्या होते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो इससे आपको क्या बनेगा, प्रश्न बनेगा, ठीक है ना। इससे आपको एक प्रश्न बन जाएगा, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पेड़ पौधों में या प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में जो गैस निकलती है वो किसके द्वारा निकलती है, तो आपको पता होना चाहिए वो स्टोमाटा के द्वारा ही निकलती है। चलते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में हमने लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए 4 कारक अनिवार्य होते हैं और हमने बात भी करा था, जिनमें एक तो क्लोरोफिल होता है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड में सूरज का प्रकाश, थर्ड में जल और फोर्थ में आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ये 4 चीज इन्हें चाहिए ही चाहिए। यदि ये 4 चीज इन्हें मिलेंगे तो ये अपना प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया कर पाएगा, नहीं तो पेड़ पौधे अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं कर पाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
अब हम लोग देखेंगे कि बहुत से ऐसे जो जीव होते हैं उनमें और भी तरह के पोषण पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो स्वपोषण तो हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे परपोषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हेटरोट्रोफिक। तो कहता है ना कि इस प्रकार के पोषण में जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते हैं। कहने का मतलब जो जीव है, जैसे कोई भी सजीव है, वो अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं, वो बल्कि अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं। जैसे सभी जंतु, कवक तथा कुछ पुष्पी पौधे भी हैं, कुछ हरे पौधे भी हैं जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। अब कौन है, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पे पहले समझ लेते हैं। जैसे मनुष्य की बात करें, जंतु में आता है ना, जीव जंतु में। अब मनुष्य की बात करें तो मनुष्य अपना भोजन स्वयं बनाता है नहीं ना, वो दूसरे चीज पे, वो पेड़ पौधे पर निर्भर होता है। जैसे बात करें तो चावल, ठीक है ना, तो चावल क्या है, पौधा है, ठीक है, क्या है, पौधा है, तो हम लोग इस पर निर्भर है। अगर सब्जी की बात करें तो मान लो कि आलू, तो हम लोग इस पर निर्भर है, ठीक है ना। तो जैसे ही हम दूसरे चीज पर निर्भर होते हैं, दूसरे जीव पर निर्भर होते हैं, तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, परपोषण, ठीक है ना। जैसे अगर हम लोग भैंस की बात करें या गाय की बात करें या जानवर की, या मतलब छोटे छोटे जीव से लेकर के बड़े बड़े जीव तक के, वो सब एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है ना, वो किसी दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। तो इस तरीके से हमने परपोषण को अच्छे से समझा। अब यहाँ पे क्या होता है ना, देखो एक वर्ड आता है परपोषी। क्या आता है, परपोषी। पूछ लिया जाता है परपोषी किसे कहते हैं, तो क्या लिखोगे कि वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर करते हैं, परपोषी कहलाते हैं, सिंपली। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन सारे अभिक्रियाओं के बाद, यानी जो पोषण के ये दो प्रक्रिया हमने पढ़ा, स्वपोषण और परपोषण, इसके बाद भी कुछ ऐसे पौधे हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जो अन्य और भी तरह के पोषण करते हैं। वो कौन कौन से प्रकार के पोषण करते हैं, तो आइए बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट में मृतजीवी। मृतजीवी भी एक पोषण है, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है स्पारोफाइटिक। क्या बोला जाता है, स्पैरोफाइटिक न्यूट्रिशन। तो कहता है ना कि इस प्रकार के पोषण में जीव क्लोरोफिल नहीं होने के कारण स्वयं भोजन तैयार करने की क्षमता नहीं होती है। जो जीव है ना, उनमें खुद से भोजन बनाने की क्षमता नहीं होती है, और इसका रीजन क्या है कि उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। यदि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता तो इसमें जीव अपना भोजन स्वयं बना लेता, लेकिन इसमें पाया नहीं जाता है। और वे सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से भोजन अवशोषित करते हैं। उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, मृतजीवी पोषण कहेंगे। आप याद रखना कि वैसे पोषण जिसमें जीव सड़े गले पौधों या मृत जंतुओं के सड़ रहे शरीर से अपना भोजन अवशोषित करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। अब कौन कौन से हैं, तो आइए फटाफट से देख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे फफूंद, क्या है, फफूंद, कुकुरमुत्ता, मशरूम, जो कवकों के प्रकार हैं, मृतजीवी पोषक के उदाहरण हैं। आपने फफूंद का मतलब आपने देखा होगा, जिसको हम लोग भुआ बोलते हैं या भुअरी बोलते हैं। भुअरी ये खास तौर से अचार, पाव रोटी वगैरह पे लग जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो फफूंद यही होता है। मशरूम तो आपने देखा ही होगा, मशरूम की खेती भी की जाती है। तो ये सभी क्या है, अच्छा बताओ जरा सा, जो मशरूम है वो मृतजीवी है? जरा कमेंट सेक्शन में बताना। मशरूम जो हम लोग सब्जी के रूप में यूज करते हैं, क्या वो भी परपोषी है? जरा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इसके बारे में। चलते हैं नंबर 2 पे। नंबर 2 में कहता है परजीवी पोषण, जिसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं पारासिटिक न्यूट्रिशन। अब यहाँ पे पारासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, तो इसमें क्या होता है कि जीव अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। जैसे आपके सर का ढील, जो आपके सर में जीव हैं, कीड़े मकोड़े हैं ना, वो आपके सर के ऊपर यानी आपके ऊपर निर्भर है। यदि आप अपने सर से बाल हटा दो तो उनका भी पोषण समाप्त हो जाएगा। तो यही कहता है कि इस प्रकार के पोषण में जीव अन्य जीवों पर क्या होते हैं, निर्भर होते हैं।
और इस तरह के पोषण, इस तरह के भोजन प्राप्त करने वाले जीव को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। अब कौन कौन से इनके उदाहरण हैं, तो आप देख सकते हैं परजीवी पोषण में अमरबेल, जिसको अमरलत्ता कहते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बात करें जू, ठीक है ना, जू जो हम लोगों के सर पे होता है। तो इन सभी चीजों में परपोषण होता है, और वो कौन सा होता है, परजीवी पोषण। एक और चीज आपको याद रखना है, जैसे आपसे पोषी पूछ लिया जाता, पोषी किसे कहते हैं, तो लिखेंगे परजीवी जिस जीव से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे हम लोग पोषी कहते हैं। अब एक नेक्स्ट आता है कीटहारी पोषण। कीटहारी पोषण क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंसेक्टिव वायरस भी बोलते हैं। तो कहता है कि वैसे जीव जो कीड़ों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं कीटहारी कहलाते हैं, जैसे घटपर्णी कलश पौधा। अब इसको समझते हैं, घटपर्णी या कलश पौधा कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है। तो मान लो ये यहाँ पे कोई फूल है, ठीक है ना, एक या घटपर्णी की अगर हम लोग बात करें तो ये आपका क्या है, फूल है। और इस फूल के पार्ट में, ठीक है ना, बहुत से आकर्षक रंग पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, आकर्षक रंग पाए जाते हैं, यानी अनेक अनेक तरह के रंग पाए जाते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े लुभाकर यानी खुश होकर इसके ऊपर जाते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसके ऊपर कोई कीट जाता है तो ये क्या होता है, अंदर चला जाता है, ठीक है, अंदर चला जाता है। और इसके बाद क्या होता है, इसके मुंह ढक जाते हैं, इसके मुंह क्या होते हैं, ढक जाते हैं। और कीड़ा मकोड़ा तो इसके अंदर बंद हो गया बेचारा। और जैसे ही वो बंद हो गया तो इससे एक एंजाइम निकलता है। क्या निकलता है, एक एंजाइम निकलता है, पाचक रस जिसको कह सकते हो, ठीक है ना। और ये पाचक रस इनको मार देता है, और मारने के बाद धीरे धीरे इनका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। और इस तरीके से जो कीटहारी पोषण है वो अपना काम पूरा कर लेता है। समझ में आ गया होगा। इसका एग्जाम्पल आप घटपर्णी को देख लिए, कलश पौधा को देख लिए। एक और भी है जो यूएसए में पाया जाता है, जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। क्या नाम है उसका, वीनस ट्राई फ्लैप। ये आपका यूएसए कहने का मतलब अमेरिका में पाया जाता है, ध्यान रखेंगे। और भी है जिसमें डोसेरा है, फिर ब्लैडर वर्ट है। तो ये सभी कीटहारी पोषण के उदाहरण हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक में क्या है, सहजीवी पोषण, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिम्बियोटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो कहता है कि यह एक विशेष प्रकार का पोषण है जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। देखो क्या होता है, यह एक जीव है और यह एक जीव है, ये इस पर निर्भर है और ये इस पर निर्भर है। देखो यहाँ पे लिखा है भिन्न भिन्न प्रकार के दो जीव पोषण के लिए एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो वैसे जीव को हम लोग क्या कहेंगे, सहजीवी। और इसका एग्जाम्पल कौन है, लाइकेन। आपसे पूछ लिया जाएगा लाइकेन किस पोषण का उदाहरण है, तो आप यहाँ पे ऑप्शन में दिया रहेगा कीटहारी, सहजीवी, परजीवी। तो आप यहाँ पे कौन सा मारोगे, तो जनरली आप सहजीवी पोषण। इसका ऑब्जेक्टिव सीरीज भी चलेगा बच्चों, ध्यान रखेंगे। और साथ में इसका क्वेश्चन आंसर भी हम लोग करेंगे। तो इसलिए आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब जरूर करना है चैनल को, अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कर देना है। तो इस तरीके से हमने सहजीवी पोषण को अच्छे से समझा। अब यहाँ पे एक फैक्ट आता है मिट्टी। अब मिट्टी मतलब ये सारे प्रक्रिया किस पे होती है, मिट्टी पे। अब मिट्टी पर ये सारे प्रक्रिया होती हैं तो मिट्टी का क्या दायित्व होता है। तो देखो जितने सारे प्रक्रिया हुआ इसमें मिट्टी का कुछ पोषक तत्व बर्बाद हो जाता है। जैसे आपने भोजन उपजाया, आपने कोई पौधा लगाया, आपने जमीन पे बहुत सारे सब्जियां उगाया, तो इस कंडीशन में जो मिट्टी का पोषक तत्व था, ठीक है ना, वो क्या हो गया, छिन्न भिन्न हो गया, यानी समाप्त हो गया। फिर से उसको हम लोग कैसे लाएंगे, तो एक तो प्रक्रिया प्राकृतिक होती है, कौन सी, प्राकृतिक होती है। और कुछ ऐसे हैं जो मानवीय होती है। क्या होती है, मानवीय प्रक्रिया होती है। अब प्राकृतिक में जीवाणु या बैक्टीरिया के द्वारा होता है, इसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा फिर से मिट्टी को पोषक तत्व मिल सकता है। और मानवीय में रासायनिक
रासायनिक, ठीक है ना, रासायनिक खाद के द्वारा या रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा। अब समझते हैं, देखो दो चीज आपको समझना है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व छिन्न भिन्न हो जाते हैं उनको दो तरीके से लाया जा सकता है, एक तो प्राकृतिक और सेकंड आपका मानवीय। तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते चलते हैं, एक क्या चाहिए, प्राकृतिक, ठीक है, सेकंड आपका क्या है, मानवीय। प्राकृतिक में हो गया बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है ना, बैक्टीरिया। फिर मानवीय में अगर बात करें तो रासायनिक तरीका द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया में एक बैक्टीरिया आता है जिसका नाम है राइजोबियम, राइजोबियम। और रासायनिक में आप लोग उर्वरक देख सकते हैं, उर्वरक में आप खाद, उर्वरक का मतलब खाद होता है, और खाद में आप देख सकते हैं जिनमें हम लोग पोटास, यूरिया, डीएपी, इन सारे चीजों का उपयोग करके हम लोग मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है या पोषक तत्व की जो कमी है उसको हम लोग दूर कर सकते हैं, बहुत इजीली दूर कर सकते हैं। और एक तो प्राकृतिक वे में राइजोबियम, ये भी मिट्टी की जो पोषक तत्व है उसको फिर से ला देता है। अब यहाँ पे बात आता है कि सर मिट्टी में वो कौन सा पोषक तत्व खास करके ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो हम आपको बता दें नाइट्रोजन, ठीक है ना। नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना ही मिट्टी की पोषक तत्व की कमी होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे राइजोबियम क्या करता है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, अवशोषित करता है, और अवशोषित करने के बाद इसे नाइट्रेट में बदल करके पौधों के जड़, और ये आपको पता होना चाहिए कि राइजोबियम जो प्रक्रिया करता है वो रबी फसल में करता है, रबी फसल। और रबी फसल के जो जड़ होते हैं उनके ये गांठ में पाए जाते हैं, जड़ के गांठ में पाया जाता है। अब यहाँ पे क्या करता है राइजोबियम, वायुमंडल से नाइट्रोजन लिया और उसको अवशोषण किया, और अवशोषण करने के बाद उसे नाइट्रेट में बदल करके ये जड़ में छोड़ दिया। और जड़ छोड़ने का मतलब यानी फसल के जड़ में यदि छोड़ दिया जाए तो मिट्टी में मिल जाएगा, और मिट्टी मिल जाएगा तो मिट्टी का पोषक तत्व तो फिर से उसको मिल गया। यदि इन सारे प्रक्रिया से नहीं होता है तो मानव हम लोग अपने टेक्निक अपनाते हैं, और उसमें हम लोग उर्वरक का उपयोग करते हैं, खाद का उपयोग करते हैं, और इसके द्वारा हम लोग मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो गई थी उसको फिर से क्या करते हैं, ला देते हैं। तो इन सारे चीजों को हम लोग मिट्टी की उर्वरा शक्ति लाने में सहायक मानते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे अच्छे से इसको देख लिया, ठीक है ना। तो आज हमने पोषण को क्लियर किया। आप लोगों को यदि समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लाइक बटन को हिट करना, एकदम फोड़ देना लाइक बटन को लाइक करते करते। तो चलिए फटाफट से हम लोग अगले वीडियो की तैयारी करते हैं। यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी से, इसी तरह का वीडियो का अपडेट आपको बहुत अच्छे से कंटेंट के साथ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।